हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आईएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 100 क्वेश्चन कवर कर रहे थे उसका हमने एक पार्ट कवर किया था और उसमें हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। तो आज उसी का हम सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें हम उससे आगे की चीज़ें, और अगर आपने नहीं देख रखा है तो पहले आप यहाँ से देख लीजिएगा। हमने ये पूरा उसमें करके और जो 30 क्वेश्चन थे वो पूरा कवर किया था, पूरा उसको डिटेल में बता दिया था। तो आपका बेसिक का क्लियर हो गया है। कुछ उसमें हमने और उससे अलग क्वेश्चन कवर किए थे कि जो कंडीशन कुछ बनती है वो हमने कवर कर लिया था। तो हमने 30 क्वेश्चन यहाँ तक कवर कर लिया था, एक्सप्लिसिट डिनाई तक। अब इसमें हम अगर आगे बढ़ते तो उससे आगे का आज हम इसमें कवर करेंगे, और इसमें हमारा टारगेट है कि 60 to 65 क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे, और उसके बाद जो बाकी बच रहे हैं अपने 30-35 क्वेश्चन वो लास्ट वाले में कवर करके, तो 3 पार्ट में आपका जो आईएम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जब देखना हो तो आप तीनों पार्ट देख सकते हैं, उसमें आप मिला के तो आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो दिया व्हाट आर द की कंपोनेंट ऑफ एन आईएम पॉलिसी। अब आईएम पॉलिसी को हमने क्रिएट करके भी देखा था, इनलाइन पॉलिसी को, और जो मैनेज्ड पॉलिसी होती है, चाहे वो कस्टमर मैनेज्ड हो चाहे एडब्ल्यूएस मैनेज्ड, वो मैंने आपको दिखाया था। और भी अगर कोई पॉलिसी होती है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी या और चीज हो गई, तो आप बेसिकली अगर देखा जाए तो पॉलिसी में मैंने आपको क्या बोला था कि सेट ऑफ परमिशन होती है, कि परमिशन लिखी होती है। परमिशन में अगर कोई किसी चीज की परमिशन दी जा रही है तो उसमें क्या क्या दिया जाएगा। देखिए, उसमें ये बताया जाएगा कि आपको ये करना अलाउ है कि नहीं है, किस रिसोर्स पे आपको ये करना है, और वो उसके बाद उसकी क्या कंडीशन बनती है, सारी चीजें उसमें बताई जाती है। तो देखिए, एन आई एम पॉलिसी हैज द फॉलोइंग की कंपोनेंट वर्जन, स्पेसिफाई द पॉलिसी लैंग्वेज वर्जन। जो आपका वर्जन है मैंने आपको दिखाया था 2012 का जो चल रहा है वही वर्जन आपका है लेटेस्ट, उसके बाद से कोई चेंज नहीं हुआ, तो उसी का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, स्टेटमेंट आता है, कंटेन्स द इंडिविजुअल परमिशंस की, जो उसमें स्टेटमेंट आपकी आएगी। अगर आपकी स्टेटमेंट आईडी है तो वो भी रहेगी, और नहीं तो उसके अंदर आपके सारे जो परफॉर्मेंस और एक्शन के रहेंगे वो रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, इफेक्ट होगा, कैन बी अलाउ और डिनाई, जिसमें लिखा होगा कि आपको क्या क्या चीजें अलाउ है क्या क्या डिनाई है, वो उस बेसिस पे डिसाइड होगा। उसके बाद क्या होगा, एक्शन, द एक्शन और ऑपरेशन की क्या क्या आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आप EC2 इंस्टांस क्रिएट करने जा रहे हैं, S3 बकेट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इस तरह का जो आपको एक्शन होगा वो उसमें दिखाई देता है। उसके बाद रिसोर्स, स्पेसिफाई द ARN ऑफ द रिसोर्स। देखिए, मैंने बोला था कि अगर जनरल रहेगा, जैसे आपको दे दिया गया कि EC2 इंस्टांस का कंप्लीट एक्सेस है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें ARN का यूज नहीं होगा, वहां स्टार लगा देते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक देना है या आपको कोई चीजें स्पेसिफिक रखनी है तो उसमें क्या होता है, आप वहां पे ARN डालते हैं। वो मैंने लैब में आपको करके दिखाया भी था। उसके बाद क्या होता है, कंडीशन, ऑप्शनल स्पेसिफाई कंडीशन फॉर द पॉलिसी। जो आपकी कंडीशन होगी किसके लिए, पॉलिसी के लिए, वो उसमें रहेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या क्या चीजें रहती हैं पॉलिसी के अंदर, तो आपको वर्जन बोलना है, स्टेटमेंट बोलना है, इफेक्ट बोलना है, एक्शन बोलना है, रिसोर्स बोलना और कंडीशन। कंडीशन कहीं कहीं मिलेगी आपको, कहीं कहीं नहीं मिलेगी। तो मतलब आपको ऐसा रहेगा कि कंडीशन में आपको वो ऑप्शन रहेगा। तो अगर एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिए मेरे पास जो भी पॉलिसी हमने कोई क्रिएट नहीं कर रखा है, इसमें से ही कोई पॉलिसी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी EC2 का फुल एक्सेस आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, जैसे ये पॉलिसी क्लिक करते हैं, इस पे देखिए इनलाइन पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैंने बता रखा है, तो उसमें भी आप क्रिएट करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आप आएंगे, देखिए सबसे ऊपर क्या है, वर्जन है। वर्जन में आपका 2012 का जो चल रहा है वो वही यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट के अंदर आप देखोगे तब आता है एक्शन। एक्शन में देखिए क्या है, EC2, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो इफेक्ट है, अलाउ है, रिसोर्स है, क्या है, सब पे। मतलब रिसोर्स आप समझो कि यहाँ पे स्टार लगा तो उसने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि किस किस EC2 पे, सब पे वो कर दिया। उसके बाद देखिए इसमें और क्या दिया है कि इफेक्ट में अलाउ है, क्या है, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग है, और रिसोर्स सब। मतलब अगर इसमें मान लीजिए 4 लोड बैलेंसर है तो चारों को परमिशन रहेगी। अगर आप चाहते कि एक को या दो को देना है तो यहाँ पे वो आपको ARN कॉमा कर करके डाल देते हैं यहाँ पे, तो वो उस लोड बैलेंसर को ही सिर्फ परमिशन रहती। ऐसे देखिए यहाँ पे क्लाउड वॉच है, ऐसे देखिए ऑटो स्केलिंग है, और ये सारा यहाँ तक आपका देखिए एक्शन तक आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप आते हैं, रिसोर्स पे स्टार लगा, यहाँ पे देखिए कंडीशन में फिर लिखा हुआ है। तो ये आपकी जो सर्विसेज है ये यहाँ पे आपकी अवेलेबल है। तो बेसिकली जो अगर आपसे कोई पूछता है
तो आपके ये 5-6 पैरामीटर जो है, ये 6 पैरामीटर रहेंगे। वर्जन रहता है, स्टेटमेंट रहता है, इफेक्ट रहता है, एक्शन रहता है, रिसोर्स रहता है, कंडीशन रहता है। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कोई आपको पॉलिसी दे देंगे कि इसमें क्या कौन कौन सा टर्म क्या है और उसका मतलब क्या है, तो जिससे आप समझ सको। तो ये आपका होता है जो यहाँ पे की पॉलिसी होती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए दिया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए रिक्वेस्ट इन AWS IAM। अब मैंने आपको बताया था कि जो कंपोनेंट हम एक नॉर्मल पढ़ रहे थे उसमें हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, रिक्वेस्ट पढ़ा था, ऑथेंटिकेशन पढ़ा था, ऑथराइजेशन पढ़ा था, और उसके बाद हमने एक्शन और ऑपरेशन पढ़ा था और रिसोर्स पढ़ा था। तो अब उसमें जैसे देखिए अगर कभी आपसे कहीं इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेसिक पूछ लेते हैं, फिर उसमें से कोई एक टॉपिक उठा के, तो मान लीजिए आपने पूरा बताया, फिर उन्होंने बोला कि रिसोर्स जो है उसमें क्या क्या डेटा रहता है और क्या क्या उसके कंपोनेंट है। मतलब एक तो आपका हो गया कि IAM के ये कंपोनेंट हो गए, अब जो उसका रिक्वेस्ट है उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो व्हेन ए प्रिंसिपल ट्राइज टू यूज द AWS मैनेजमेंट कंसोल, द AWS API और AWS CLI, दैट प्रिंसिपल सेंड ए रिक्वेस्ट टू AWS। तो देखिए चाहे मैनेजमेंट कंसोल से कर रहा हो, चाहे API चाहे CLI, क्या होता है, प्रिंसिपल एक रिक्वेस्ट भेजता है। वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बता दिया था कि किस कंडीशन में क्या क्या होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो वहां से आप दोबारा भी देख सकते हैं। उसके बाद द रिक्वेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो आपकी रिक्वेस्ट होती है वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखती है प्रिंसिपल की, कि जिसने रिक्वेस्ट किया है उसकी क्या डिटेल है, वो पूरी डिटेल उसमें रहती है। उसके बाद एक्शन और ऑपरेशन रहेगा कि क्या क्या एक्शन और ऑपरेशन है, वो पूरा उसमें रहेगा। रिसोर्स रहेगा कि किस रिसोर्स पे करना है। इन्वायरमेंट डेटा रहेगा, मतलब प्रिंसिपल का डेटा कि कौन सी IP है, या उसके बाद मान लीजिए उसका टाइम का है, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। मतलब इन्वायरमेंट का जो बेसिकली कहीं पे आप एक्सेस करते हैं तो जो बेसिक डिटेल आती है कि ये IP है, ये टाइम है, और सारी चीजें वहां पे। और उसके बाद रिसोर्स डेटा, कि रिसोर्स का जैसे मान लीजिए आप EC2 इंस्टांस पे कुछ करने जा रहे हैं तो उसका कुछ डेटा, तो वो डेटा आपका रहेगा। तो बेसिकली जैसे डायनमो DB हो गया, EC2 हो गया, इन सब में यूज होता है। तो ये आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, प्रिंसिपल हो गया, एक्शन और ऑपरेशन हो गया, रिसोर्स हो गया, इन्वायरमेंट डेटा हो गया और रिसोर्स डेटा। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या क्या चीजें रिक्वेस्ट के अंदर रहती हैं, अब देखिए इस क्वेश्चन को चाहे वो पूछे कंपोनेंट हो, या अगर पूछे कि जो रिक्वेस्ट किया जाता है उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, या अगर वो ऐसे पूछते हैं कि जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसमें क्या क्या डिटेल जाती है, तो किसी भी तरह से वो घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्रिंसिपल की डिटेल रहेगी, एक्शन ऑपरेशन रहेगा, रिसोर्स रहेगा, इन्वायरमेंट डेटा रहेगा और रिसोर्स डेटा। इतना डेटा आपके पास उसमें रहेगा जब आप रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हिच पॉलिसीज अफेक्ट द ऑथराइजेशन प्रोसेस इन AWS IAM। अब ये पूछ रहे हैं कि जो ऑथराइजेशन का, अगर जैसे ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या जो पॉलिसीज होती है वो अफेक्ट करती है। तो बेसिकली देखिए मैंने अभी आपको जब बताया तो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी बताई थी, जिसमें हमने बात की थी कि AWS मैनेज्ड होती है, और उसके बाद जो उसमें होती है इनलाइन पॉलिसी की। जो AWS मैनेज मतलब मैनेज्ड पॉलिसी दो तरीके की होती है, जिसमें आपकी AWS मैनेज्ड होती है और कस्टमर मैनेज्ड, और आपकी इनलाइन पॉलिसी होती है। तो वो मैंने आपको किसमें, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी में पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए उसके अलावा और कौन सी पॉलिसी होती है जो इफेक्ट करती है, जब आप एक एक्चुअली जब ऑथराइजेशन का प्रोसेस होता है तो जितनी भी पॉलिसी होती है वो एक एक करके इवेल्युएट की जाती है कि इसमें आपके लिए कोई कंडीशन है, इस पे आपके लिए कोई कंडीशन है, और जैसे जैसे वो पास होता जाता है वो आगे बढ़ता है। तो उस बेस पे आपका ऑथराइजेशन प्रोसेस काम करता है। तो देखिए इन AWS IAM पॉलिसीज अफेक्टिंग द ऑथराइजेशन प्रोसेस इंक्लूड आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज, परमिशन बाउंड्रीज। तो देखिए आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी हमने बात कर ली है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, परमिशन बाउंड्री की हमने बात कर ली थी। सेशन पॉलिसी होती है जो पर्टिकुलर इंटरवल या पर्टिकुलर सेशन के लिए लगाई जाती है। उसके बाद आपका एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होता है, एंड सर्विस कंट्रोल पॉलिसी जो आपकी डिफरेंट अकाउंट के लिए लगाई जाती है इन AWS ऑर्गेनाइजेशन, which collectively define and control access permission। ये सारे मिला के आपके परमिशन को डिफाइन करते हैं। मतलब अगर कहीं पे भी आपका डिनाई होता है तो वो क्या होगा, फिर डिनाई हो जाएगा। अगर नहीं है, अगर आपने वो पॉलिसी नहीं लगा रखी है तो फिर आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने डिनाई कर दिया है तो वो रुक जाएगा फिर। मतलब या तो आप पॉलिसीज को उस पर ऐड किए हो, अलाउ किए हो, या अगर नहीं है तो उसको एवेलुएट नहीं करेगा उसके आगे प्रोसेस में। क्योंकि जैसे अभी तक हमने देखा होगा, जब हम IAM का लॉगिन करते थे तो हम तो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी लगाते थे।
तो ये सारी पॉलिसी हम नहीं लगाते थे तो कहीं पे डिनाई नहीं आता था, लेकिन अगर इसको हम कहीं लगा के डिनाई कर देते हैं तो ये डिनाई हो जाता है। अगर इसको हम देखते हैं तो देखिए एक ग्राफ है, ये यहाँ से हम समझ सकते हैं, ये AWS के डॉक्यूमेंटेशन में है, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। और इसी एक ग्राफ से आप सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखिए यहाँ से डिसीजन स्टार्ट विद डिनाई की सबसे पहले क्या होता है, डिनाई आपके रहता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो नेचर होता है वो डिनाई होता है, जो जो अलाउ मिलेगा उसको अलाउ करता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे इसने प्रोसेस को शुरू किया तो देखिए सबसे पहले क्या किया, इवेलुएट ऑल एप्लीकेबल पॉलिसीज। तो यहाँ से देखिए जितनी पॉलिसी है उसको इवेलुएट करना शुरू करेगा। तो देखिए इज देयर एनी एक्सप्लिसिट डिनाई, तो सबसे पहले ये देखा जाता, मैंने बोला था कि एक्सप्लिसिट डिनाई जो होता है वो सारे अलाउ से ऊपर होता है। तो एक्सप्लिसिट डिनाई अगर हो गया तो वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। तो देखिए ये सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करेगा कि इज देयर एनी एक्सप्लिसिट डिनाई, अगर वो यस हुआ तो क्या हुआ, फाइनल डिसीजन डिनाई, क्योंकि एक्सप्लिसिट डिनाई है। तो एक्सप्लिसिट डिनाई हो गया तो उसकी कहानी खत्म हो गई। अगर आपने एक्सप्लिसिट डिनाई नहीं दिया है तो क्या होगा, फिर वो अगर नो है तो वो अगले प्रोसेस पे आएगा, वहां पे वो क्या चेक करेगा, इज द प्रिंसिपल अकाउंट ए मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद एन अप्लीकेबल SCP, जो मैंने आपको बोला था सर्विस कंट्रोल पॉलिसी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है कि मतलब मेन अकाउंट के अंदर कोई अकाउंट है या उसका कॉन्फ़िगर किया गया है तो वो चेक करेगा, अगर नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है फिर, लेकिन अगर है तो वो चेक करेगा कि उसमें क्या करेगा, अगर वो है तो फिर चेक करेगा इज देयर एन अलाउ, कि अगर वो अलाउ है तो क्या होगा, फिर आगे बढ़ेगा। अगर अलाउ नहीं है तो फिर वहां पे वो डिनाई कर देगा। अगर देखिए इसकी दो कंडीशन है, अगर या तो है तो फिर यस होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। देखिए ये नहीं हुआ तो आगे बढ़ गया, और अगर है तो यस होगा तब आगे बढ़ेगा, नो पे ये डिनाई हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या आता है, डज द रिक्वेस्टेड रिसोर्स हैव ए रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी, अगर जो रिक्वेस्ट जिस पे आप कर रहे हो, जैसे हमने अभी तक लगाया नहीं था उसमें, तो EC2 इंस्टांस S3 पे हमने जैसे रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी लगा दी तो तब वो चेक करेगा। अगर नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे भी वो लिख रहे हैं कि अगर रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है तब आएगा चेक करने की इज देयर एन अलाउ, कि अगर वो अलाउ है तब क्या होगा कि अगर अलाउ है तो वो यस करेगा कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। अगर दोनों कंडीशन में, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप देखते हो कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी नहीं है या रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी नो है, तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे जब यस होता है तो देखिए सी द रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी सेक्शन, तो यहाँ पे उस अनुसार वो परफॉर्म करेगा कि अगर उसको परमिशन है जिस जिस चीज की जैसे है उस तरह से वो काम करेगा। अगर नहीं है और ये मान लीजिए रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी भी नहीं लगी है और या अगर लगी है तो अलाउ नहीं है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस पे आएगा, क्या चेक करेगा, डज यहाँ पे देखिए डज द प्रिंसिपल हैव एन आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी पे आ गया, जिसपे हम जो मैंने आपको बताया था AWS मैनेज्ड हो गई या इनलाइन पॉलिसी हो गई या कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी हो गई, तो यहाँ पे आके वो चेक करना शुरू करेगा इस पे। जब यहाँ पे वो चेक करेगा तो देखिए सबसे पहले अगर है नहीं है तो यहाँ पे देखिए अगर उसको आपने आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी, अगर यहाँ पे यस है तो यहाँ पे आएगा कि चेक करेगा कि अलाउ है, अगर नहीं है तो अलाउ ही है, मतलब डिनाई ही है। क्यों, देखिए क्योंकि मैंने आपको बोला था कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी अगर नहीं लगी है तो उसका मतलब ये हो गया कि डिनाई ही है। तो अगर नहीं लगी है तो ये देखिए डिनाई है, और अगर लगी है तो फिर दो कंडीशन आपके पास आएगा कि इज देयर एन अलाउ, अगर उसमें अलाउ है तो फिर आगे बढ़ेगा, अगर नहीं है तो डिनाई कर देगा। तो ये आप यहाँ पे जैसे देखेंगे इन तीनों के साथ वो कंडीशन नहीं थी, यहाँ पे आ गई कि अगर आपके पास आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी नहीं लगी है तो उसका मतलब भी डिनाई है, क्योंकि मैंने बोला था कि परमिशन दी जाती है। तो अगर लगी ही नहीं है तो उसको कोई परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे डिनाई हो गया। अगर लगी है तो फिर क्या होना चाहिए, उसमें अलाउ होना चाहिए, तब वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद देखिए आगे यहाँ जब बढ़ते हैं तो वहां देखिए होता है कि डज द प्रिंसिपल हैव ए परमिशन बाउंड्री, उसके बाद चेक किया जाएगा कि क्या परमिशन बाउंड्री है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी में EC2 का फुल एक्सेस दे दिया, लेकिन अगर आपने उसमें जो है परमिशन बाउंड्री में आपने केवल दिया है कि रीड ओनली, तो सिर्फ रीड ओनली ही रहेगा।
तो इसीलिए वो क्या करेगा, यहाँ पे आके वो चेक करेगा कि डज द प्रिंसिपल हैव ए परमिशन बाउंड्री। अगर परमिशन बाउंड्री उसके पास है तो यहाँ पे अगर देखिए पहले यस होगा, उसके बाद इज देयर एन अलाउ। अगर मान लीजिए उसके पास परमिशन बाउंड्री लगाई गई है तो क्या वो उसको अलाउ है कि जो मतलब एक्शन वो परफॉर्म करने जा रहा है वो अलाउ। अगर अलाउ है तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे वो डिनाई हो जाएगा। फिर आपकी कंडीशन आ गई, यहाँ पे आके डिनाई हो गया। तो देखिए हर कदम पे आपको मना ही किया जा रहा है, मतलब सारी चीजें अगर मैच होंगी तभी आप तो, अगर आप समझो तो देखो AWS का जो आपका ऑथराइजेशन प्रोसेस है कितना मतलब स्ट्रांग है कि कोई भी वैसा यूजर जिसको कुछ परमिशन नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये डिनाई हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए है लास्ट जो आपका प्रोसेस जब आता है कि द प्रिंसिपल है सेशन पर जो प्रिंसिपल है कि उसको जो मैंने बताया था कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन की जो बात होती है तो उसके बाद वो यहाँ पे चेक करेगा। अगर नहीं है तो आपका जो वो है अलाउ ही है, अगर है तो फिर वो चेक करेगा कि सेशन पॉलिसी क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ चेक करेगा कि अलाउ है। अगर सेशन पॉलिसी है और वो अलाउ है तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, अलाउ आ गया। अगर नहीं है तो देखिए फिर रोल में आएगा, और अगर वहां पे भी नो हो गया तो क्या हो गया, डिनाई। अगर रोल में आया और बोला कि जैसे सेशन पॉलिसी नहीं है लेकिन रोल जो है वो है, तो फिर वो चेक करेगा कि अगर वो है अलाउ तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन अलाउ आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे डिनाई आ जाएगा। तो ये एक प्रोसेस होता है, मतलब ऑथराइजेशन को देखिए इससे अच्छा आप समझ ही नहीं सकते हैं कि हर स्टेप को कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि आपको हर स्टेप पे पहले आप आएंगे तो सबसे पहले पॉलिसी को देखा जाएगा कि कोई जो आपकी है एक्सप्लिसिट डिनाई नहीं है। फिर अब मैंने बताया था सर्विस कंट्रोल पॉलिसी चेक होगी, फिर रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी चेक होगी, फिर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी चेक होगी, फिर आप यहाँ पे देखिए बाउंड्री परमिशन चेक होगी, और वो उसके बाद आपकी सेशन पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे ये सेक्शन भी दिया गया है, इस अनुसार काम करेगा। तो यहाँ से वो चीजें आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आके या तो आपको डिनाई होगा या तो अलाउ। तो ये पूरी एक कंडीशन बनती है और इस बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि आपको अलाउ है कि डिनाई है। तो ये बात मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे ये काम करता है। अगर ऑथराइजेशन प्रोसेस आपसे कोई पूछता है तो बहुत डिटेल में आप बता सकते हैं। और वहां पे पॉलिसीज को अभी जैसे हमने, अगर आप बात करो तो ये नहीं पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी, हमने अपनी जो वीडियो चल रही है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का जो है सर्टिफिकेशन वाला, उसमें हमने पढ़ लिया। लेकिन जो ये इंटरव्यू का पढ़ रहे हैं इसमें नहीं, अभी इसको हम आगे कवर भी करेंगे। और सेशन पॉलिसी बाकी हमने ये परमिशन बाउंड्री, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी और ये रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी ये पढ़ लिया है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट आर आइडेंटिटी प्रोवाइडर इन आईएम। अब जो आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं वो देखिए, आइडेंटिटी प्रोवाइडर को मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्या होता है। एक तरह से समझ लीजिए कि जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है उस प्रोसेस में यूज होता है, और वो क्या करता है, मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यूज केसेस भी बताए थे कि जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, वहां पे अगर उसके पास एक्टिव डायरेक्टरी है तो उसको वहां पे नए नए क्रेडेंशियल एडब्ल्यूएस पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या करेगा, उस अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू वो एक्सेस करना चाहेगा तो वहां से क्या होगा, एक्टिव डायरेक्टरी एक टोकन भेजेगी, और वो वहां पे जाके टोकन के थ्रू क्या होगा, टेम्परेरी क्रेडेंशियल होंगे, और उसके थ्रू क्या होगा कि वो बंदा वहां पे एक्सेस करेगा। और वहां पे जो आपका एसएमएल या जैसे भी आप वेरीफाई कर रहे हैं एडब्ल्यूएस कॉग्निटो जिसका भी यूज कर रहे हैं, वो क्या होगा वहां पे वेरीफाई करेगा, और उसके बाद कि हाँ जो डिटेल है वो सही है, इसको क्या परमिशन है, उस बेस पे वो दिया जाता है। तो ये जो आपका काम होता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर का, देखिए इन AWS IAM आइडेंटिटी प्रोवाइडर IDP ऑथेंटिकेट यूजर और सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड AWS। क्या होता है, AWS में नहीं, AWS से बाहर बेसिकली जो मैंने आपको बताया था फेडरेटेड यूजर होते हैं या उस तरह की सिचुएशन, उसमें यूज किया जाता है। सच एज कॉर्पोरेट आइडेंटिटी सिस्टम एग्जांपल एक्टिव डायरेक्टरी, सोशल लॉगिन जैसे आपका गूगल या फेसबुक हो गया, और AWS कॉग्निटो। IDP इशू सिक्योरिटी टोकन दैट इनेबल यूजर टू अज्यूम IAM रोल ग्रांटिंग देम टेम्परेरी एक्सेस टू AWS रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि इस तरह से जब जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, उसके बाद एक टोकन मतलब जाएगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद आपको एक क्रेडेंशियल मिलेगा, उसके थ्रू आप एक्सेस करोगे। तो ये सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट तरह के होते हैं कि SML का यूज करते हैं या AWS कॉग्निटो या ओपन ID कनेक्ट का यूज करते हैं, तो वो डिफरेंट तरीके से होते हैं। उसके बाद आप जैसे सोशल लॉगिन हो गया गूगल और फेसबुक, इसमें भी यही होता है कि जैसे मान
लीजिए आपका गूगल यूज कर रहे हैं तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, वो लॉगिन होगा, उसके बाद वो वेरीफाई करेगा। जब वेरीफाई करेगा तो उसके बाद वो AWS के एंड से आपको एक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से ये काम करता है। और इसमें आपके पास वही जो AWS कॉग्निटो होता है, ये भी एक आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। या उसके बाद अगर आप बात करो जो SML होता है 2.0, मैंने आपको बताया था, वो भी आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। ओपन आईडी कनेक्ट आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। तो ये सारे आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए व्हाट इज AWS कॉग्निटो एंड हाउ डज इट रिलेट टू IAM। अब देखिए, एक मैंने आपको बताया कि IAM प्रोवाइडर मतलब आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, पर AWS कॉग्निटो है क्या? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा, वो देखिए दो तीन तरीके से, या तो ऐसे पूछेंगे कि AWS कॉग्निटो क्या है, या बोलेंगे एक दो आइडेंटिटी प्रोवाइडर के बारे में बताओ, तो आपको बताना होगा। या अगर वो मान लीजिए वो डायरेक्ट पूछते हैं तो आपको बताना है। तो AWS कॉग्निटो इज अ मैनेज्ड सर्विस फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन एंड मैनेज्ड इन वेब एंड मोबाइल ऐप। It integrate with IAM to assign temporary credential and role granting authentication user access to AWS resources based on IAM policy। तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपके जैसे डेवलपर वगैरह होते हैं, तो उनको क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि वो अपनी एप्लीकेशन में S3 का यूज कर रहे हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए एक तरह से एज्यूम रोल आप समझो, या अगर बोलो कि आपको टेम्परेरी क्रेडेंशियल दिया जा रहा है जिसके थ्रू एक्सेस करने को, तो वो आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली अगर AWS जो कॉग्निटो है, ये एक तरह से जब वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन जो डेवलप किए जाते हैं उन सिचुएशन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है हाउ डू यू ऑडिट IAM यूज। अब देखिए ऑडिट, अगर आप बात करो कि ऑडिट क्या होता है, तो ऑडिट में आप समझो कि एक तरह से आपके ग्रुप यूजर रोल या जो परमिशन है उसको ऑडिट करना, मतलब उसको वेरीफाई करना बार बार कि क्या क्या उसमें एक्टिविटी हो रही है, क्या पर्सन क्या चीज एक्सेस कर रहा है, सारी चीजें। तो ऑडिटिंग में यही सारी आती हैं। तो देखिए ऑडिटिंग IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूजेस इन AWS इन्वॉल्व ट्रैकिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन एक्शन एंड इवेंट दैट इन्वॉल्व IAM यूजर ग्रुप रोल एंड परमिशन। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, पहले होती हैं कि ऑडिट क्या होता है। उसके बाद टू ऑडिट IAM यूज इन AWS यू कैन यूज द फॉलोइंग सर्विसेज: AWS CloudTrail, Amazon CloudWatch, AWS Config, IAM एक्सेस एनालाइजर, IAM क्रेडेंशियल जो आपका रिपोर्ट होता है, IAM एक्सेस एडवाइजर होता है, या AWS सिक्योरिटी हब होता है। इसमें हमने कुछ पढ़ रखा है, कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, आप ऑडिट करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी एक तरह से आपके IAM के थ्रू हो रही है, या IAM पे मतलब आपके परमिशन में क्या चेंजेस, या मान लीजिए आपको वेरीफाई करना है कि किसको क्या एक्सेस है, या सारी चीजें। तो वो सारा आप कैसे करते हैं, ये सारे जो आपके हैं वो टूल उनका यूज करके और उसके बेसिस पे किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला दिया व्हाट इज AWS IAM एक्सेस एनालाइजर एंड हाउ डज इट वर्क। अब जो मैं भी आपको यहाँ पीछे बता रहा था एक्सेस एनालाइजर के बारे में, यहाँ पे वो क्या होता है और वो काम क्या करता है, ये हम समझते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता भी है कि मतलब IAM में क्या सर्विसेज पेड है, तो उसमें आप एक ये जरूर याद रखिएगा, IAM एक्सेस एनालाइजर होता है। एक एनालाइजर का शायद 0.1, अगर आप एक यूजर एनालाइज करते हैं तो शायद $0.1 के आसपास का इसका चार्ज है, वो हम देखेंगे भी। तो ये जो सर्विस होती है ये पेड होती है। AWS IAM एक्सेस एनालाइजर helps identify and monitor external access to AWS resources by analyzing IAM and resource based policies। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए जो एक्सटर्नल एक्टिविटी मतलब जो एक्सेस करने आ रहा है वो सारी चीजें एनालाइज करेंगे, और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी कि आपका जैसे मान लीजिए कोई बाहर से बंदा एक्सेस करने आ रहा है किसी रिसोर्स बेस मतलब किसी रिसोर्स को, जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए S3 बकेट है, तो वो उसको क्या करेगा, पहले एनालाइज करेगा कि S3 बकेट के पास क्या क्या परमिशन है। और इनफैक्ट ऐसे भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपका S3 बकेट है, आपने उसको ओपन कनेक्ट कर रखा है पब्लिकली सबके लिए, तो उस तरह की सिचुएशन में वो डैशबोर्ड पे दिखाएगा भी कि इस बकेट जो आपकी S3 बकेट है ये क्या है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह का दिखाता, फिर आप उसको मॉडिफाई करना चाहें कि मतलब आप परमिशन लिमिटेड करना चाहें तो वो सारा काम भी आप कर सकते हैं। इट जनरेट्स फाइंडिंग ऑन अनइंटेंडेड एक्सेस अलाउइंग यूजर टू रिव्यू मिटिगेट सिक्योरिटी रिस्क एंड इन्फोर्स बेस्ट प्रैक्टिस फॉर परमिशन की। उसके
देखिए आपको एक तो बताएगा कि जो मतलब अनवांटेड एक्सेस है वो भी क्या क्या हो रहा है, और साथ ही साथ आपको एक सोल्यूशन भी देगा कि जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि वो बताएगा कि S3 जो आपका बकेट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है और उसको आप ये परमिशन हटा सकते हैं। तो इस तरह का ये होता है जो आपका एक्सेस एनालाइजर होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर आप आते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक्सेस एनालाइजर का सर्च करते हैं, तो ये देखिए आईएम में आपका आता है एक्सेस एनालाइजर, ये होता है। और ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। यहाँ आईएम में नीचे आपके रहता है जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ क्रिएट करेंगे, देखिए आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। द एनालाइजर स्कैन द रिसोर्स विद इन AWS अकाउंट, द एनालाइजर स्कैन आईएम यूजर एंड रोल विद इन द अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे रिसोर्स का, और यहाँ पे क्या कर रहा है आईएम यूजर और रोल। तो क्या आपको एनालाइज करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए रीजन आ रहा है, उसके बाद आप यहाँ पे करेंगे और ये क्रिएट हो जाएगा। इसमें बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ये देखिए एक इसका नाम आता है, तो वो मतलब, और ये आपको बस ये ध्यान रखना है जब आप क्रिएट कर रहे हो तो आप रिसोर्स के लिए कर रहे हो कि आईएम यूजर और रोल के लिए कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता। तो ये बेसिक से इसकी वर्किंग होती है एनालाइजर की। तो अगर आपको देखना हो तो देख भी सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता ये सब, क्योंकि ये सब अगर इसका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। मतलब बहुत जो एडवांस होंगे वो जब AWS सिक्योरिटी में आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब, ये ऑडिटिंग में, मॉनिटरिंग में, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता। तो ये बात आप समझ में आ गई। उसके बाद देखिए व्हाट इज एन AWS ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ डज इट वर्क विथ आईएम। अब देखिए AWS ऑर्गेनाइजेशन को मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है और बोला था कि कोई जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मान लीजिए कि अमेजॉन ही हो गई, या मान लीजिए गूगल हो गई, या फेसबुक हो गई, जो बड़ी कंपनियां हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है AWS का ही यूज़ कर रहे हैं। गूगल के पास खुद का क्लाउड है तो वो AWS का क्यों यूज़ करेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी हो गई, तो बड़ी कंपनी जैसे हो गई, तो उस सिचुएशन में क्या रहता है कि उनके अंदर बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। और प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए कि अगर आप बात करो अमेजोन का है, अमेजोन का अपना जो प्राइम का है उसका अलग चल रहा होगा। उसके बाद अगर मान लो आप सेल का है वो अलग चल रहा होगा, जो ग्रोसरी का है, मतलब डिफरेंट प्रोजेक्ट। एक तरह से बस आप समझो कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, तो उनके लिए डिफरेंट AWS अकाउंट होंगे, एक ही अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग और इन सब में बहुत इशू आता है कि जो आपके कंप्लाइंस होते हैं फिर वो मैच नहीं करते हैं कि भाई कई जगह से डेटा आ रहा है, तो इशू है। तो क्या करेगी कंपनी, छोटे छोटे कई अकाउंट, मतलब छोटे इन द सेंस ऐसा नहीं करती है कि कुछ छोटा अकाउंट होता, मतलब कई AWS अकाउंट बनाती है और उनको AWS ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज करती है। मैनेज करने का सेंस ऐसा है कि छोटे छोटे, जैसे आप समझो आपकी कंपनी में 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पांचों को एक एक अकाउंट दिया गया है, तो कंपनी पांचों अकाउंट को अलग अलग मॉनिटर करने से अच्छा है उसको AWS ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक साथ करेगी। और उनका जैसे मान लीजिए बिल पेमेंट करना हो तो एक बार में कर देगा। HR ऐसे नहीं बैठेगा कि एक एक का बिल पे करे, वो पांचों का एक साथ जो AWS ऑर्गेनाइजेशन में दिखाएगा तो वहां से वो एक साथ पे कर देगा। तो इसी सब चीज के लिए AWS ऑर्गेनाइजेशन का यूज किया जाता है। तो जो आपके वो अकाउंट होते हैं उनको चाइल्ड अकाउंट बोलते हैं। एन AWS ऑर्गेनाइजेशन इज ए सर्विस दैट इनेबल यू टू मैनेज एंड गवर्न multiple AWS account from a central location. It allow you to create and manage group of AWS account and apply policy for access, security and billing। तो देखिए एक्सेस, सिक्योरिटी और बिलिंग। तो सिक्योरिटी अगर मान लीजिए कुछ लगाना चाह रहा है कि भाई बाहर से कोई डेटा नहीं आएगा या कुछ तरह का कोई भी कंडीशन उसको लगानी हो, वो भी सारे अकाउंट पे एक साथ लग सकती है। और AWS ऑर्गेनाइजेशन helps simplify account management especially for large scale environment by providing a way of organize account and manage permission centrally। तो आपको देखिए अकाउंट और परमिशन जो है सारी चीजें क्या होंगी कि आपकी मैनेज रहेंगी सेंट्रली। और आपको बहुत ज्यादा जैसे कोई भी आप मान लीजिए कोई एक सिक्योरिटी का इंप्लीमेंट करना तो आपको 5 अकाउंट से करने से अच्छा है कि एक पे आप सेंट्रली कर दिए, उसके अंदर जितने भी अकाउंट है। और मतलब मैं ये आपको यूज केस बता रहा हूँ 5 का, ऐसा नहीं है। जो बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां जैसे मान लीजिए IBM हो गया, अब IBM के कितने प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, 50 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, 100 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, सबका एक एक अकाउंट होगा। तो अब उसको वो घुमा घुमा के पेमेंट करना, फिर उनकी सिक्योरिटी का, फिर एक्सेस का, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक सेंट्रल बनाते हैं और उसको AWS ऑर्गेनाइजेशन पे, और वहां से ही वो अपनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, मतलब बिलिंग वगैरह की। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए हाउ डू यू डेलीगेट परमिशन टू यूजर इन IAM। अब देखिए डेलीगेट परमिशन क्या होती है। डेलीगेट परमिशन ऐसे होती है कि स्पेसिफिक परमिशन दी जा रही है कि कुछ कुछ एक्टिविटी अगर आपने कुछ जैसे इन पे GoDaddy पे या इस तरह की किसी साइट पे काम किया होगा, तो इन पे देखते हैं ऑप्शन आता है कि डेलीगेटेड एक्सेस। डेलीगेटेड एक्सेस का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए GoDaddy का अगर आप एग्जांपल समझो, उसमें आता है डेलीगेटेड एक्सेस, मतलब कि आपने किसी यूजर को दिया, वो अपने जीमेल आईडी और जो उसका अकाउंट है उससे वो क्रिएट करेगा, और उसमें उसको वो परमिशन दिखेगी कि जैसे मान लीजिए कोई आपकी कंपनी में बहुत ढेर सारे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई SSL का देखता है सारे प्रोजेक्टों का, तो उसको क्या होगा, उसको GoDaddy के अंदर सिर्फ SSL की परमिशन होगी, उसको एडिट कर सकता है, उसको रिन्यू कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है। किसी को DNS की परमिशन होगी कि वो सिर्फ DNS को ही देखेगा, उस पर जैसे CNAME ऐड करना हुआ या A रिकॉर्ड ऐड करना हुआ, वो सारी चीजें उस पर वो ऐड कर सकता है। तो इस तरह के डिफरेंट परमिशन, मतलब जो जो अलग अलग परमिशन है उस अनुसार वो वहां पे डिफाइन किया जाता है। तो डेलीगेट एक्सेस का मतलब यही आप समझो कि किसी पर्टिकुलर चीज को परमिट करना। तो इन AWS IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यू कैन डेलीगेट परमिशन टू यूजर बाय असाइनिंग देम IAM रोल और पॉलिसीज। तो इसमें क्या होता है, IAM रोल और पॉलिसी के थ्रू हम करते हैं। दिस अलाउ यू टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस AWS रिसोर्स एंड व्हाट एक्शन दे कैन परफॉर्म। तो मैंने भी आपको बताया कि कौन सा बंदा क्या एक्सेस करेगा, ये पूरा डिफाइन होता है कि इसमें डेलीगेट जो परमिशन होती है। मैंने इसीलिए आपको एग्जांपल भी बता दिया कि जैसे मान लीजिए कि कोई बंदे को, अब आपको पता है कि ये SSL देखता है, तो ये DNS देख के क्या करेगा, तो उसको आपको वो एक्सेस देना ही नहीं हो। मैं हरदम आपको ये बताता हूँ कि कंपनी का हमेशा ये रूल होता है, ट्रस्ट की बात नहीं होती है, जिस आदमी को जो काम है वही दो। जैसे मान लीजिए कि अगर उसको SSL का ही काम है, उसको आपको DNS देना ही क्यों? ऐसा नहीं है कि वो भाई कंपनी का बंदा आपको मतलब आपको ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर, तो इसलिए DNS नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसका जो काम है आप उसको बस वही दो, क्यों ही देना आपको, बात ये होती है। तो इसी सब सिचुएशन के लिए ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। उसके बाद देखिए आता है व्हाट इज क्रॉस अकाउंट एक्सेस इन AWS। अब देखिए क्रॉस अकाउंट, इसकी मैंने लैब भी बहुत डिटेल में बताई थी, परमिशन भी दिखाया था, उसके बाद रोल कैसे स्विच करके दूसरे अकाउंट का वो सारा भी दिखाया था। क्रॉस अकाउंट बस सिर्फ काम यही होता है कि किसी दो अकाउंट के बीच में कुछ एक्सेस करना, या कोई ऐसी चीज है जो दूसरे अकाउंट पे है वहां से आपको देखना है, तो इन सब के लिए आपका क्रॉस अकाउंट यूज होता है। तो क्रॉस अकाउंट एक्सेस इन AWS IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अलाउ एन IAM यूजर ग्रुप और रोल इन वन AWS अकाउंट टू एक्सेस रिसोर्सेज इन ए डिफरेंट AWS अकाउंट। क्या होता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो उसके रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपका क्रॉस अकाउंट का यूज होता है। और उनके डिफरेंट यूज केसेस हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास स्टोरेज कहीं पे है, वहां पे आपको कुछ देख के नए अकाउंट पे इंप्लीमेंट करना है, तो ये सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन देखनी है बहुत सारी चीजों के लिए। जैसे मान लीजिए आपने एक EC2 इंस्टांस आपके किसी सीनियर आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया और उसमें उसने बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगाई है, उसका लोड बैलेंसर कैसे होगा, ऑटो स्केलिंग कैसे होगी, सब कुछ देखना। तो मान लीजिए आपको वही इस अकाउंट पे इंप्लीमेंट करना है, आप जूनियर हो, तो क्या बोला जाता है कि अच्छा ऐसा हम आपको क्रॉस अकाउंट एक्सेस दे देते, वहां से आप देख लो, आपको रीड ओनली की परमिशन रहेगी, वहां आपको चेंज नहीं कर पाओगे, और वैसे वैसे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लो। तो ये सारे उसके यूज केसेस होते हैं क्रॉस अकाउंट के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया व्हाट आर द डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइडर दैट कैन बी यूज्ड विद AWS IAM। मैंने अभी आपको बताया भी पीछे कि जो आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं उनका काम क्या होता है, कैसे काम करते हैं। तो मान लीजिए आपसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या आइडेंटिटी प्रोवाइडर है, तो AWS IAM सपोर्ट वेरियस आइडेंटिटी प्रोवाइडर इंक्लूडिंग अमेजॉन कॉग्निटो, SML बेस्ड प्रोवाइडर जैसे आपकी एक्टिव डायरेक्टरी ओक्टा हो गया, ओपन ID कनेक्ट प्रोवाइडर हो गए जैसे गूगल माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद LDAP होता है वाया AWS डायरेक्टरी और AWS आइडेंटिटी सेंटर एंड सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइडर बाया कॉग्निटो, जैसे मान लीजिए आपके गूगल हो गए, फेसबुक हो गए, इस तरह की चीजें। तो ये आपके पास आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है SML एक आपका होता है, एक आपका सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूज किया जाता है, ओपन ID कनेक्ट प्रोवाइडर यूज किया जाता है।
तो ये दो तीन आपके मेनली AWS कॉग्निटो और उसके बाद SML, उसके बाद सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गया, ओपन आइडेंटिटी प्रोवाइडर, ये सारी चीजें इसमें कनेक्ट प्रोवाइडर यूज किए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा तीन चार कि ये क्योंकि पूछ सकते हैं कि क्या क्या आइडेंटिटी, जैसे देखिए किसी भी टॉपिक में घुसे आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या होता है, काम क्या करता है, तो कुछ एग्जांपल दे दीजिए आप कौन कौन से आइडेंटिटी प्रोवाइडर हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ से आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया व्हाट इज AWS आइडेंटिटी फेडरेशन। अब देखिए आइडेंटिटी फेडरेशन क्या होता है। AWS आइडेंटिटी फेडरेशन इज ए मैकेनिज्म दैट अलाउ यूजर टू ऑथेंटिकेट using external identity provider and then access AWS resource without needing to create separate AWS IAM, उस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूजर फॉर ईच इंडिविजुअल। तो देखिए फेडरेटेड यूजर का मैंने बताया, तो वही काम क्या करता है, वो कैसे मैनेज होता है आइडेंटिटी फेडरेशन के थ्रू, कि कोई बाहर का यूजर है उसका जो अकाउंट है उसमें नहीं क्रिएट है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको एक्सेस देना है, तो उसके लिए आपको बिना अकाउंट क्रिएट किए उसको आप एक्सेस दे सकते हैं। किससे, आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो आप, तो आपका बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जो आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं वो मतलब जो प्रोसेस करते हैं उस मैकेनिज्म को, या जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फेडरेशन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए हाउ कैन यू रोटेट एक्सेस की फॉर द IAM यूजर। आपने अगर काम किया होगा इंडस्ट्री में तो बार बार बोलते हैं, और बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस में बोला जाता है कि आपकी जो एक्सेस की है वो रोटेट होनी चाहिए। अब रोटेट होने का मतलब ये नहीं है कि गोल चक्कर में घूम रही है, रोटेट का सिंपल मतलब है कि बार बार चेंज होती रहे, मतलब चेंज होते रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने जो भी ड्यूरेशन रखा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जैसे आपके प्रोजेक्ट है और जिस तरह की आपको सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, तो मान लीजिए जैसे आपका 1 महीने का, तो आपको बोला जाता है सिक्योरिटी रोटेट, मतलब एक्सेस की रोटेट करने का मतलब कि एक नया एक्सेस की आप क्रिएट करो, पुरानी वाली को जो जहां पे असाइन था वहां नई वाली को असाइन करो, और पुरानी वाली को डिलीट कर दो, सिर्फ इतना ही काम होता है। तो रोटेटिंग एक्सेस की फॉर IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट यूजर इज एन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिस in AWS to reduce the risk of long lived credential being compromised। कि बेसिकली क्या होता है कि उसका एडवांटेज ये होता है ना कि आपको, मान लीजिए बहुत ढेर सारे आपके 100-200 यूजर है, कोई कंपनी छोड़ के चला गया, अब आपको याद ही नहीं है कि वो कौन सा मतलब यूजर है चला गया ये, तो अगर मान लीजिए उसमें क्या होता है कि हर महीने आप जो आपकी एक्सेस की है वो चेंज करते रहेंगे, तो वो बाद में एक्सेस भी करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो वो सारे इसके एडवांटेज होते हैं कि कोई आपकी क्रेडेंशियल बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकता, क्योंकि उसका आप जब एक्सेस की चेंज कर रहे हैं तो मतलब उसके बाद वो लॉगिन ही नहीं कर पाएगा। तो AWS अलाउ टू क्रिएट मैनेज एंड रोटेट एक्सेस की फॉर IAM यूजर्स। तो उसमें क्या होता है कि आप जो एक्सेस की होती है वो बोलते हैं कि क्रिएट मैनेज और रोटेट आप कर सकते हैं IAM यूजर की। क्रिएट न्यू एक्सेस की, अपडेट एनी सिस्टम यूजिंग द ओल्ड की, देन डिसेबल और डिलीट द ओल्ड की। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, जब भी आपसे कोई पूछे कि एक्सेस रोटेट मतलब एक्सेस की रोटेशन में आपको क्या करना होता है, तो कुछ नहीं करना होता, एक नई की क्रिएट करेंगे, उसको अपडेट करेंगे पुरानी वाली पे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पुरानी वाली को डिलीट कर देंगे। जैसे एकदम आप समझो कि जैसे पासवर्ड होता है, पासवर्ड क्या होता है कि पहले आप एक नया पासवर्ड जो सोचोगे क्रिएट करने का, तो उसको अपडेट करोगे, पासवर्ड चेंज करोगे, उसको अपडेट करोगे, और पुराना वाला अपने आप गायब हो जाएगा। तो उसी तरह का है। तो इसमें आप उसको डिसेबल कर दीजिए या आप उसको डिलीट कर दीजिए, ये आपके पास ऑप्शन होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दिया व्हाट इज टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल इन AWS। अब ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि टेम्परेरी से जो मैंने बोला आइडेंटिटी प्रोवाइडर होते हैं, IAM रोल होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसमें एज्यूम रोल में क्या होता है, टेम्परेरी क्रेडेंशियल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास परमानेंट, जैसे आपका IAM यूजर और पासवर्ड क्रिएट कर दिए तो ये परमानेंट क्रेडेंशियल मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। तो टेम्परेरी क्रेडेंशियल होते हैं कि कुछ शॉर्ट मतलब थोड़े ड्यूरेशन की कुछ सर्विस परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये टेम्परेरी security credential in AWS is set of temporary short-term credential that provide authenticated access to AWS resource and services। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी प्रोवाइडर की केस में, वहां भी हम शॉर्ट टर्म वो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल का यूज करते हैं। तो दीज क्रेडेंशियल आर इशूड फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन एंड ऑटोमेटिकली एक्सपायर आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड। जिस अनुसार आपने उसको डिफाइन कर रखा होगा उस अनुसार, जैसे मान लीजिए आप सेशन बेस पे कर रखे होंगे तो एक बार कनेक्ट होगा उसके बाद नहीं कनेक्ट होगा, या मान लीजिए आपने टाइम बेस कर रखा तो आधे घंटे के लिए कनेक्ट होगा फिर नहीं होगा। तो इस तरह से जो आपके टेम्परेरी क्रेडेंशियल होते हैं वो काम करते हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया है हाउ डू यू इनेबल क्रॉस रीजन रिप्लिकेशन इन S3 यूजिंग IM। अब देखिए ये इस तरह के इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम सारा कवर भी नहीं कर सकते हैं कि किसी एक तो आपका होता है कि वो IM के टॉपिक पूछ रहे हैं, एक होता है कि वो अपनी कंडीशन बताएंगे कि हमें क्या करना है, इस तरह का काम करना है, हमें क्या करना है कि रिप्लिकेशन करना है, या मान लीजिए EC2 इंस्टांस के थ्रू किसी चीज को एक्सेस करना है, या जैसे मैंने आपको एक दो और केसेस दिखाए थे कि BPC फ्लो लॉक का हो गया या क्लाउड वॉच का हो गया। तो इस तरह के केसेस में वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा हमें इम्प्लीमेंट करना है, हम कैसे करेंगे, तो वहां आप IM का यूज बताओगे कि कैसे करेंगे, और अगर आपसे डायरेक्ट IM का पूछते हैं तब तो आप बता ही लोगे। तो टू इनेबल क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन CRR इन अमेजॉन S3 using IM identity and access management, you need to configure both S3 bucket setting and IM role policy to allow S3 to replicate data from one bucket to another across different AWS region। तो क्या होता है कि देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप रोल और पॉलिसी मैंने आपको दिखाया भी है कुछ क्रिएट करके जैसे फ्लो लॉग वगैरह में, तो उस तरह का क्या है आपको अलाउ करना है कि बेसिकली देखिए आपको क्या है IM का अगर आप मतलब समझो, वो बस ये बोल रहे हैं कि आप जो भी करो वो आप खुद डिफाइन करके करो। ऐसा नहीं है जैसे देखिए एक रीजन से अगर AWS चाहता एक रीजन से दूसरे रीजन में बकेट में डेटा ट्रांसफर कर देता, उसे पता है कि AWS का ये, लेकिन बस वो ये चाहता है कि वो आप अपने एंड पे करो, जब आप करना चाह रहे हो तभी करो। तो वो बस ये होता है कि आप रोल और पॉलिसी को मैनेज कर दोगे तो वो काम अपने आप हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद देखिए व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग IM यूजर। अब देखिए IM यूजर का मैंने बात किया था कि मैनेज करने के पहले मैंने एक बताया था कि IM को कैसे मेंटेन किया जाता है। अगर यूजर की बात की जाती है तो देखिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग IM यूजर इंक्लूड अप्लाई लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। इनेबलिंग MFA का बता दिया। इन्फोर्सिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी, जैसे पॉलिसी लगाई जाती है कि 2 कैपिटल लेटर होंगे, 8 स्मॉल लेटर होंगे, मतलब मिनिमम इतने, 2 स्पेशल करेक्टर होंगे, 2 नंबर होंगे, इस तरह के जो आपके लगाए जाते हैं। और पॉलिसी हर 1 महीने में आपका पासवर्ड चेंज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग यूजर इनटू ग्रुप, रेगुलरली व्यूइंग परमिशन यूजिंग टेम्परेरी क्रेडेंशियल एंड लिमिटेड रूट अकाउंट यूज। तो देखिए जो आपका रूट अकाउंट है उसका आपको यूज नहीं करना है। जब कुछ ऐसा काम हो जो नॉर्मल अकाउंट से आप ना कर सको तब आप करो, नहीं तो आप क्या है IM यूजर के थ्रू, और उसमें भी आप कंडीशन रखा करो कि परमिशन बहुत लिमिटेड हो, उनको व्यू किया करो। तो ये सारे आपके पास तरीके होते हैं। रेगुलर ऑडिट अलर्ट एंड एक्सेस रिव्यू इंश्योर्स सिक्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो देखिए जो आपका बोला जाता है ऑडिटिंग बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, अलर्ट और इन सब सारी चीज़ों से आप मैनेज करते हो। इसमें अगर आपसे ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें आप बहुत ढेर सारी चीज़ें आप बता सकते हो कि हम जब जिस समय क्रिएट करेंगे तो ध्यान रखेंगे, मतलब पासवर्ड का इतना मिनिमम होना चाहिए। पासवर्ड हर इतने, जैसे अब कोई नया लॉगिन करने जाए तो अपडेट मतलब रीसेट पासवर्ड का आए, तो ये सारी चीज़ें उसमें परमिशन में आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AWS IM एंड AWS RAM रिसोर्स एक्सेस मैनेजर। तो देखिए रिसोर्स एक्सेस मैनेजर IM तो आपको पता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता, और जो आपका रिसोर्स एक्सेस मैनेजर होता वो जब मैंने आपको बताया था AWS ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मैंने बताया था कि उसके अंदर कई चाइल्ड अकाउंट रहते हैं। तो या आप किसी दूसरे, जैसे आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के बीच में कुछ रिसोर्स का जो है शेयरिंग करनी है, जैसे मान लीजिए आपका BPC हो गया, ट्रांजिट गेटवे हो गया, या राउट 53 हो गया, ये सारे, ऐसा नहीं है कि सारे रिसोर्सेज को आप शेयर कर सकते हो। रिसोर्स मैनेजर एक्सेस मैनेजर में लिमिटेड रिसोर्सेज को, जैसे BPC का हो गया या आपका ट्रांजिट गेटवे या राउट 53, इन चीज़ों का आप एक दूसरे अकाउंट में आपस में शेयर कर सकते हैं। तो उसी के लिए यूज होता है जो आपका रिसोर्स एक्सेस मैनेजर। तो AWS आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल्स यूजर परमिशन and access to AWS resources, while AWS RAM resource access manager allows sharing AWS resources across accounts
IM मैनेज आइडेंटिटीज वाइल रैम फैसिलिटेट रिसोर्सेज शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो आपका IM होता है वो क्या करता है कि वो जो आपकी आइडेंटिटी होती है उनको मैनेज करता है, और जो आपका रैम होता है वो क्या करता है, वो डिफरेंट अकाउंट के बीच में रिसोर्स को शेयर करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे वो देखिए बात लिखी भी हुई है कि वो क्या करता है, डिफरेंट अकाउंट में आपके रिसोर्स शेयर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका BPC हो गया या ट्रांजिट गेटवे हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो रैम होता है रिसोर्स एक्सेस मैनेजर, और आपका जो रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी होती है, वो दोनों डिफरेंट चीज़ है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनसे पूछ लिया जाता है कि रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्या होती है और रिसोर्स एक्सेस मैनेजर क्या होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए रिसोर्स की जो एक रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी है, मतलब रिसोर्स पे पॉलिसी लगाई गई है कि आप क्या कर सकते हो, और जो रिसोर्स एक्सेस मैनेजर है वो क्या करता है, दो अकाउंट के बीच में किसी रिसोर्स को शेयर करता है। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, और इसके बीच में आपको डिफरेंस भी समझ में आए, क्योंकि ये पूछा जाता है कहीं ना कहीं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए दिया व्हाट इज द यूज ऑफ AWS IM क्रेडेंशियल रिपोर्ट। अब देखिए जो आपका AWS क्रेडेंशियल रिपोर्ट होता है, ये क्या होता है, और जो आपके उसमें क्रेडेंशियल वो होती है डिटेल, उनका पूरा डिटेल एनालिसिस। जैसे मान लीजिए कि आप ऑडिट के लिए जाते हैं या कंप्लायंस के लिए जाते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि आपका इसका पासवर्ड का एक्सपायरी क्या है, MFA लगा है कि नहीं लगा है, या उसके बाद और चीज़ें एक्सेस की का क्या स्टेटस है, और कितने दिन पहले पासवर्ड बदला गया, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और मतलब इनके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं पे जैसे आप मान लीजिए PCI के लिए जा रहे हैं, तो ये होना चाहिए कि आपका पासवर्ड हर 90 डेज में चेंज होता रहे, ये कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी वहाँ पे। तो ये सारे ऑडिट और मॉनिटरिंग के लिए क्या बोला जाता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको जो उसका IM क्रेडेंशियल रिपोर्ट होता है उसकी ज़रूरत होती है। तो जब भी जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपकी कंपनी जो है डिफेंस के सेक्टर में काम करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गाइडलाइन होंगे, उसके अनुसार आपको उसकी रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें शेयर की जाती है। या मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, तो RBI की जो गाइडलाइन होगी कि क्या क्या कंप्लायंस होना चाहिए, तो जब ऑडिट होती है तो ये सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती है। जैसे बोला जाता है कि अभी इस कंपनी का ऑडिट चल रहा है, तो ऑडिट में यही होता है कि शेयर करते हैं कि देखिए आप ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप डेटा मतलब आपका लीक हो जाए और उसको कोई गलत तरीके से एक्सेस कर सके, क्योंकि देखिए आपकी कंपनी के साथ और लोगों का भी डेटा इन्वॉल्व है ना। मतलब ऐसे है कि अगर मान लीजिए आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कितने ढेर सारे लोगों का आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी डिटेल है। तो ऐसा ना हो कि वो कहीं, इसलिए बोला जाता है कि जो IM क्रेडेंशियल रिपोर्ट होती है वो आपको शेयर करनी पड़ती है। जैसे यहाँ अगर हम एक बार देखते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे जो आपका IM का कंसोल है, यहाँ पे ही आपका देखिए ये सब हम एनालाइजर सेटिंग वगैरह देखे थे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्रेडेंशियल रिपोर्ट है, तो अगर आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये आता है कि डाउनलोड क्रेडेंशियल रिपोर्ट। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए डाउनलोड होके आ गया, और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके, और मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे आके ओपन करता हूँ, तो देखिए अभी हालांकि हमने बस एक एडमिन का क्रिएट कर रखा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो नहीं है। देखिए उसका ARN क्या है आया है, उसके बाद देखिए ये कब क्रिएट किया गया है वो डेटा आई है, उसके बाद पासवर्ड उसका है। जैसे पासवर्ड में अगर आपका यहाँ पे देखेंगे कि अगर पासवर्ड इनेबल्ड है, कि मतलब आप पासवर्ड से लॉगिन कर रहे हो, तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पासवर्ड आएगा, उसके बाद इसमें और डिटेल आपकी आएगी कि कब यूज़ किया गया है, लास्ट यूज़ कब है। उसके बाद देखिए पासवर्ड लास्ट चेंज कब किया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रोटेशन कब है। अभी मैंने यहाँ पे सेट नहीं कर रखा, नहीं तो आपको ये 90 डेज सेट करना पड़ता, तो यहाँ आता कि आपको इस दिन तक पासवर्ड चेंज करना है। उसके बाद देखिए MFA एक्टिव है, नहीं फॉल्स है कि अभी मैंने इसमें MFA नहीं लगा रखा है, तो वो आप यहाँ से यहाँ पे देखिए एक्सेस की जो एक्टिव है अभी फॉल्स है। और इस तरह से आप देखेंगे कितनी ढेर सारी आपके पास सारी डिटेल यहाँ पे आती हैं। तो ये एक तरह से अगर आपके पास 10 यूज़र हैं और उसकी आपको एक एनालिसिस मिलती है, तो ये रिपोर्ट क्या होती है, कहीं कहीं सबमिट की जाती है। अगर हमें जब ज़रूरत होती है कि ऑडिट वगैरह कराते हैं, तो उस सिचुएशन में काम आती है। अदरवाइज आप नॉर्मल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या जा रहा है, कि कौन सा पासवर्ड हमारा कितने दिन पहले चेंज हुआ, और उसका आपको आइडिया भी लग जाएगा।
तो यही काम जो होता है यहाँ पे, अगर इसको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, और यही काम आपका होता है किसका, जो क्रेडेंशियल रिपोर्ट होती है, तो वो क्या करती है, वो पूरी डिटेल आपकी शेयर करता है कि कब आपका पासवर्ड चेंज हुआ, एमएफए है कि नहीं है, सारी चीज़ें उसमें आपको दिखेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग आइडेंटिटी बेस एंड रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज इन आईएम। अब देखिए एक तरह से आप समझो बस यही है कि एक और एडवांस लेवल की सिक्योरिटी हो गई और दो लेवल आपके डिफाइन हो गए, तो उसमें आपका यह है कि थोड़ा फाइन जो आपका होता है, पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो थोड़ी अच्छी हो जाती है, कि हाँ जैसे बोला जाता है ना कि कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वही इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उसमें भी अगर उनको कंडीशन बनानी होती है कि सीएस ब्रांच के ही करेंगे, तो देखिए दो कंडीशन बनाने का एडवांटेज ये होता है, जैसे देखिए केवल सीएस ब्रांच बोल दे वो कि कंप्यूटर साइंस के करेंगे तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक 4 साल के बच्चे करेंगे, या अगर मान लीजिए वो केवल बोल दें कि केवल फर्स्ट ईयर के बच्चे करेंगे तो दूसरे ब्रांच के भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए दो कंडीशन लगाने से प्रिसाइज जो आपको रिक्वायरमेंट है वो मिल रहा है, उसी तरह का इसमें भी है। हालांकि आपका आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी लगाने से भी आप पूरा कवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिसोर्स बेस पे लग जाता है तो थोड़ा और अच्छा हो जाता है, मतलब आपके दो लेवल की सिक्योरिटी हो जाती है। तो कंबाइनिंग आइडेंटिटी बेस एंड रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज इन आईएम रिजल्ट इन एक्सेस बीइंग ग्रांटेड ओनली इफ बोथ पॉलिसीज अलाउड इट। तो मतलब देखिए तभी आपको परमिशन होगा, जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे सीएस का और फर्स्ट ईयर का हुआ, तो जो उसमें बच्चा होगा वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा होगा, वही आएगा ना कि वो एक तो सीएस ब्रांच का होगा और दूसरा क्या होगा, फर्स्ट ईयर का होगा, तो वो आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच ही जो है वही सिर्फ आएगी। तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो। तो डिनाई पॉलिसीज टेक प्रेसिडेंस इनेबलिंग फाइन ग्रैंड कंट्रोल ओवर परमिशन स्पेशली इन क्रॉस अकाउंट एक्सेस एंड रिसोर्स स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए यही है कि जो आपका अलाउ होता है, या अगर मान लीजिए डिनाई का है, डिनाई में ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक भी जगह अगर डिनाई हो गया तो उसको डिनाई माना जाएगा, तो वो उस चीज का एडवांटेज रहता है कि भाई कोई दूसरा पर्सन और जिसको नहीं अलाउ है वो एक्सेस ना कर पाए, तो ये एक एडवांटेज होता है। उससे आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, व्हाट आर एडब्ल्यूएस सर्विस कंट्रोल पॉलिसी एससीपी एंड हाउ डू दे रिलेटेड टू आईएम। मैंने आपको बोला था कि जो सर्विस कंट्रोल पॉलिसी होती है वो क्या होती है, जो आपके एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज की जाती है। तो एडब्ल्यूएस सर्विस कंट्रोल पॉलिसीज आर यूज्ड इन एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज परमिशन अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट। तो क्या होता है, मल्टीपल अकाउंट में जो उसकी परमिशन होती है उसको मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। दे आर सेट परमिशन बाउंड्री रिस्ट्रिक्टिंग what action IAM user and role can perform, ensuring that policy comply with organization wide governance and security rules। तो देखिए मैंने बोला था आपको कि जिस समय की एक तरह से आप समझो कि कई ढेर सारे अकाउंट को मैनेज करना और उस पर पॉलिसी अप्लाई करनी है, तो उन सब सिचुएशन के लिए आपकी क्या होती है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी का यूज किया जाता है, और उसके थ्रू ही जो आप है मतलब एक तरह से मैनेज, अगर एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो वहां पे आपका क्या होता है, सर्विस कंट्रोल पॉलिसी का यूज किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, व्हाट आर सेशन पॉलिसीज इन एडब्ल्यूएस आईएम। जो आपकी सेशन पॉलिसी होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर मतलब उसमें भी अगर आपकी बात की जाए कि जैसे मान लीजिए कोई पर्सन S3 बकेट को एक्सेस करने जा रहा है, उसमें भी आप परमिशन दे दो कि S3 बकेट के अंदर इस फोल्डर को एक्सेस करने की परमिशन है, तो वो एक तरह से क्या हो गया, वो सेशन बेस्ड पॉलिसी लग गई कि उस पे कि वो पर्टिकुलर उस सेशन को एक्सेस कर सकता है, तो वहां पे आपकी जो है सेशन बेस्ड पॉलिसी यूज की जाती है। तो सेशन पॉलिसीज इन AWS IAM आर टेम्परेरी पॉलिसीज अप्लाइड व्हेन एज्यूमिंग ए रोल और यूजिंग AWS STS सिक्योरिटी टोकन जो सर्विस आपकी होती है, दे रिस्ट्रिक्ट द परमिशन ग्रांटेड ड्यूरिंग ए सेशन प्रोवाइडिंग मोर जनरल कंट्रोल देन द IAM रूल अटैच पॉलिसीज। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल जो आपकी पॉलिसी होती है उसमें लगी है, उसके आपने उसमें दे दिया कि S3 का एक्सेस है, लेकिन उसके बाद उसमें अंदर दे दिया गया कि किसी पर्टिकुलर बकेट को, या मान लीजिए उसके बाद कोई और सर्विस है उसको भी एक्सेस मतलब उसके अंदर करने का, कि जैसे मान लीजिए आपने बोला है कि स्लैश और न्यू फोल्डर है तो उसको एक्सेस करने, तो उसको जब आप पॉलिसी के अंदर उसको ऐड करेंगे तो वो आपकी क्या होती है, सेशन कंट्रोल पॉलिसी होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन AWS एक्सेस मैनेजमेंट एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट इन IAM।
तो देखिए एक आपका होता है एक्सेस मैनेजमेंट, एक होता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट। दोनों को मैंने बहुत डिटेल में बताया था। आइडेंटिटी मैनेजमेंट में आपके जैसे यूजर हो गए, ग्रुप हो गए, रोल हो गए, वो मैनेज करने की बात। और एक्सेस मैनेजमेंट में क्या होगा, जो आपके रिसोर्स हैं। तो ये बात हमने काफ़ी डिटेल में की थी और मैंने दोनों पार्ट को इसीलिए काफ़ी डिटेल में बताया भी था जब हम इसका थ्योरी वाला पार्ट कर रहे थे। और अगर आपने नहीं देख रखा है तो इसकी जो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है 7-8 वीडियो की, 1-2 दिन लगेगा, आप उसको देखें और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट इन IAM फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर आइडेंटिटीज, ऑथेंटिकेशन एंड रोल। तो देखिए कहाँ तक का प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन तक की अगर बात की जाए तो ये प्रोसेस आपका आता है आइडेंटिटी मैनेजमेंट में। उसके बाद एक्सेस मैनेजमेंट, कंट्रोल दैट ऑथेंटिकेटेड यूजर कैन डू, डिफाइनिंग परमिशन एंड पॉलिसीज टू डिटरमाइन देयर एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड एक्शन विद इन AWS सर्विसेज। और उसके बाद की चीज़ें हैं कि क्या एक्शन परफॉर्म करेगा या क्या क्या उसको परमिशन है, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो आपकी आती है जो आपका एक्सेस मैनेजमेंट की। आपको देखिए नाम से लग रहा होगा, आइडेंटिटी मतलब किसी की पहचान हो गई, और एक्सेस मतलब कि वो क्या एक्टिविटी करने जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के आपका आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो IAM आपका बनता है वो टॉपिक बनता है। तो इसमें दोनों चीज़ें हम पढ़ते हैं और वो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। जो आपका ऑथराइजेशन वाला पार्ट होता है वहाँ से क्या होता है आपका, वो आता है एक्सेस मैनेजमेंट में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए दिया हाउ डू यू इम्प्लीमेंट फाइन गेन एक्सेस कंट्रोल इन AWS IAM। तो देखिए इस बात को हमने कई बार पढ़ लिया कि कैसे एक अगर बात की जाए कि एक फाइन जो आप बोला जाता है कि परमिशन रहे, उसके लिए क्या होता है, फाइन गेन एक्सेस कंट्रोल इन AWS IAM इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिसोर्स बेस्ड पॉलिसीज, IAM पॉलिसी विथ स्पेसिफिक एक्शन एंड कंडीशन एंड टैग्स। तो देखिए जो अभी आगे हम पढ़ेंगे भी कि जो आपके प्रिंसिपल टैग होते हैं, रिक्वेस्ट टैग होते हैं, तो उस बेसिस पे उसको और ज़्यादा मतलब आप फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है पॉलिसीज को। और उसके बाद कंडीशन लाइक IP एड्रेस, टाइम एंड रिक्वेस्ट टैग हेल्प रिस्ट्रिक्ट एक्शन टू स्पेसिफिक रिसोर्स, इनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड ग्रेविटी की मतलब जितना आप किसी चीज को जितना ज्यादा डिफाइन करोगे उतना वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी का नाम ले रहे हैं, तो हो सकता है उस नाम के 2-3 लड़के हों क्लास में, फिर उसके आगे उसका सरनेम लगा दिए तो हो सकता है 1 या 2 लड़का हो, फिर उसके फादर का नेम भी लगा दिए तो नहीं, फिर एक ही बच्चा बचेगा। इस तरह से मतलब ये है कि फाइन ट्यूनिंग आप करते जाओ, जितनी चीजें उसमें ज्यादा आप ऐड करोगे उसके इंफॉर्मेशन और उसमें, उतना क्या है वो फाइन ट्यूनिंग होगा। तो ये तरीका होता है। उसके बाद देखिए आगे दिया व्हाट इज द AWS IAM सर्विस लिमिट फॉर रोल। अब देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यू कैन क्रिएट अप टू 1000 IAM रोल पर AWS अकाउंट। जो बाय डिफॉल्ट की आपकी लिमिट है वो 1000 है, बट इसको आप बढ़वा भी सकते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। दिस लिमिट कैन बी इंक्रीज बाय सबमिटिंग ए रिक्वेस्ट टू AWS सपोर्ट इफ द नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस। और मैंने जब आपको इलास्टिक IP के बारे में बताया था तो उसमें मैंने दिखाया भी था कि जो आपकी लिमिट होती है उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत होती है तो सपोर्ट में आप रिक्वेस्ट करके और वहाँ से उसको बढ़वा सकते हैं, वो तरीका होता है। तो वो बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, हाउ कैन यू डेलीगेट API रिक्वेस्ट एक्सेस टू अनदर AWS अकाउंट यूजिंग IAM। ये भी हमने बात किया था, यू कैन डेलीगेट API रिक्वेस्ट एक्सेस टू अनदर AWS अकाउंट बाय क्रिएटिंग ए रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। जो आप क्या होता है, रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी क्रिएट करेंगे फॉर S3 और लेमडा फंक्शन जो आपका होता है, दैट ग्रांट द एक्सटर्नल अकाउंट परमिशन टू परफॉर्म एक्शन और बाय अलाउइंग द एक्सटर्नल अकाउंट IAM रोल वाया एज्यूम रोल। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो आपके एक्सटर्नल अकाउंट से जैसे हम जो एक्सेस करते थे रोल के द्वारा, स्विच रोल और ये सारी चीज़ें मैंने करके आपको दिखाया था। तो उसके थ्रू क्या होता है कि जो आपका अनदर AWS अकाउंट है वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उसमें आप एज्यूम रोल जो आपका होता है उसके थ्रू वहाँ पे एक्सेस किया जाता है। तो वो बात आपको पता होगी। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते तो आता है व्हाट इज द IAM एक्सेस एडवाइजर। अब एक और ये टर्म आता है, हम ऑडिट में इसको इस टर्म का भी नाम सुने थे कि एक्सेस एडवाइजर क्या होता है। तो IAM एक्सेस एडवाइजर इज एन AWS फीचर दैट शोज व्हिच सर्विस एंड रिसोर्स एन IAM यूजर ग्रुप और रोल हैज एक्सेस। तो उसमें आपका डिटेल आएगा, जो आपका एक्सेस एडवाइजर रहता है कि उसमें जो आपकी पूरी डिटेल आती है कि किस मतलब आपका जो यूजर है या ग्रुप है या रोल है,
तो उसने क्या क्या चीजें एक्सेस की है। जैसे मान लीजिए एक तरह से आप ऐसे समझो कि एक आपका यूजर है, उसने उसको आपने EC2 का फुल एक्सेस दे रखा है, S3 का दे रखा, लेमडा फंक्शन का दे रखा, कोड कमिट का दे रखा है। उसके बाद मान लीजिए और भी एक दो परमिशन आप ऑटो स्केलिंग या इस तरह का कुछ और दे रखे हैं, तो मतलब ढेर सारी आपने परमिशन दे रखी है। तो जो एक्सेस एडवाइजर होता है उसमें दिखाता रहता है कि कौन सी सर्विस कब एक्सेस की गई है। अब उसमें जब आप देखोगे एक्सेस एडवाइजर में, उसमें एक उसका काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि वो देखता है कि जैसे उसने देखा कि भाई ये यूजर जो है इसने जो आपका EC2 है उसका यूज ही नहीं किया है, और उसका अगर वो यूज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके लिए ये यूजफुल नहीं है, या मतलब बहुत दिन से आप नहीं, तो उसको फिर आप हटा सकते हो, पॉलिसी मॉडिफाई कर सकते हो। उन सब सिचुएशंस के लिए आपका जो एक्सेस एडवाइजर है वो काम आता है। तो देखिए, इट हेल्प आइडेंटिफाई अनयूज्ड परमिशंस, कि जो आपने जैसे EC2 की परमिशन दे रखी है वो यूज ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे कि देखोगे ना कि इस परमिशन का यूज नहीं है तो इस परमिशन को मैं हटा देता हूं। या उसके बाद इनेबलिंग बेटर एक्सेस मैनेजमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, की उस बेसिस पे कि भाई इस चीज का जब इसको यूज ही नहीं है तो ये परमिशन यहाँ से हटा दो, आपने गलती से दे रखी हो या आपने दे रखा होगा कि हो सकता है यूज हो, तो नहीं यूज हो रहा तो आप हटा सकते हो। अगर इसको आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो देखिए, यहाँ पे जब आप आते हैं, यहाँ पे आप आओगे, हमारे पास अभी देखते हैं कोई यूजर, मान लीजिए एक यूजर हमारे पास यहाँ पे क्रिएट है। अगर आप मान लीजिए कोई यूजर ग्रुप या रोल यहाँ पे क्रिएट होता है, तो यहाँ पे जब आप आओगे तो ये देखिए लास्ट एक्सेस आया है यहाँ पे, तो यही आपका जो होता है एक्सेस एडवाइजर का काम यही होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या है यू बना तो दिया था कि EC2 ऑटो स्केलिंग का, क्लाउड वॉच का, EC2 का, इलास्टिक लोड बैलेंसिंग का, सबका पॉलिसी यूज करने का, लेकिन देखिए यहाँ पे आया नॉट एक्सेस इन द ट्रैकिंग टाइम, नॉट एक्सेस्ड इन ट्रैकिंग पीरियड, ये इसमें लिख के आ रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूज नहीं किया गया है अभी, और यहाँ पे जब आप यूज किए होते तो वो टाइम लिख के आता और डेट लिख के आता। तो इस तरीके से जो आपका एक्सेस एडवाइजर है वो काम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीजें देखिए, हमने अभी तक जो कैसे यूज करते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ पे यूज होगा, क्या फायदा होगा, वो सारा पढ़ लिया। अब ये कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग कैसे करते हैं, ऑडिटिंग के जो पार्ट है उस पार्ट पे हम अब काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे आपका बहुत यूज केसेस होता है कहीं पे, जैसे मान लीजिए आपका कभी ऑडिट हो रहा कंपनी का, वो तो उसमें भी ये चेक किया जाता है कि भाई कौन कौन सा यूजर क्या क्या परमिशन एक्सेस किया है। तो उन सब सिचुएशन के लिए भी आपका एक्सेस एडवाइजर यूज किया जाता है, और क्या क्या आपने परमिशन दे रखी है, क्या क्या यूज हुआ है, सारी चीजें उसमें आती हैं। और वो अभी जैसे देखिए हमने उसमें यूज नहीं किया है, आप ऐसा करना कि कोई एक यूजर बनाना, उसके बाद उसको जो जो परमिशन देना उसका यूज भी करना, और जब आप यूज करके देखोगे तो पर्टिकुलर टाइम स्टेप आता है कि इतने बज के इतने मिनट में आपने ये चीजें एक्सेस की और ये अभी तक नहीं यूज की गई हैं। तो वो सारी डिटेल उसमें आती है, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। और ऑडिट में जब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑडिट में ये सारे टर्म आपको याद रखने हैं और इन सब टर्म का यूज करना। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार दिखाऊंगा जो हमने बात की थी ऑडिट की, यहाँ पे तो देखिए मैंने ये सारे आपको बताए थे कि क्लाउड ट्रेल, क्लाउड वॉच, उसके बाद कॉन्फ़िग, IAM एक्सेस एनालाइजर, क्रेडेंशियल रिपोर्ट, एक्सेस एडवाइजर। तो ये सारे देखिए हमने पढ़ भी लिए कि कैसे होता है, क्रेडेंशियल रिपोर्ट कहाँ आती है और क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और इस वीडियो में अब थोड़ा ये बड़ा हो जा रहा है तो इसको इतना ही रखते हैं, और इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप यहाँ पे 56 क्वेश्चन तक देख सकते हैं। कोशिश मैं ये करूँगा कि अगले वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है और समझाने के चक्कर में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ी बड़ी मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी रहे, फिर भी बड़ी हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।